हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा आपकी अगली क्लास लेकर आई। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज तो बोर्ड पर कुछ लिखा ही नहीं तो देखेंगे क्या, परंतु आप सबको मैं बता दूं कि आज हम लोग भाग 5 की बात करेंगे ना। अब भाग 4A तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, आपको एक एक अनुच्छेद अच्छे से बता दिए। जो लोग मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं पढ़े हैं, जो पिछला वीडियो था आज से पहले का वीडियो, मतलब जो मैंने भाग पढ़ा उससे पहले का, तो उसे अच्छे से ज़रूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि वहाँ से कम आपके यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो या वनडे लेवल का एग्ज़ाम हो आपका, वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। सबसे पहली बात, बहुत अच्छे से मैंने उसे तैयार करके आपको बहुत अच्छे से बताया। आज हम लोग अगला भाग देखेंगे उसके। तो आज हम लोग भाग 5 की बात करेंगे। भाग 5 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भाग 5 की बात करेंगे। भाग 5 हमने आपको वहाँ तक कहाँ, मतलब 51 का, मतलब 51A के अनुच्छेद तक मैंने वहाँ पर बात कर दी है आपसे। जो आपके मौलिक कर्तव्य या मूल्य कर्तव्य है, वहाँ पर 51A की बात हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाग 5 में किसकी बात कही गई? संघ की बात कही गई है। किसकी बात कही गई? संघ की बात कही गई। कौन से अनुच्छेद से लेकर? तो आपके 52 से लेकर 151 तक बात कही गई। किससे लेकर कही गई? 151 तक की बात कही गई। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? आपके लगभग 100 अनुच्छेद हैं। कितने? 100। सोचिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है। आप मोटा मोटा इसे कर लीजिए तो कितने अनुच्छेद हैं? 100 अनुच्छेद हैं। ठीक है, मोटा मोटा। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कितने हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि 100 अनुच्छेद हैं। तो आप सोचिए 395 में 100 अनुच्छेद सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, 395 में 100 अनुच्छेद यहीं पर बात करिए। इसीलिए कहते हैं इस भाग को अगर आप पढ़ लिए, इस भाग को, भाग 5 जिसमें बात कही गई संघ की। अब संघ में कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आपके क्या आएंगे? आपके क्या आएंगे? राष्ट्रपति जी आएंगे। क्या आएंगे? राष्ट्रपति जी आएंगे। तो अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं, जो लोग नहीं देखते हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो आप लोग पूरा, तो वर्तमान में अभी कौन राष्ट्रपति हैं? ठीक है, कौन राष्ट्रपति और किस नंबर की हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले इसमें बात कही गई राष्ट्रपति की, फिर आते हैं आपके उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की बात कही गई है। किसकी बात कही गई? उपराष्ट्रपति की। इसी भाग में बात कही गई आपके प्रधानमंत्री की। किसकी बात कही गई? प्रधानमंत्री की। इसी में आपकी बात कही गई संसद की। किसकी बात कही गई? संसद की। इसी भाग में आपकी बात कही गई किसकी? आपके राष्ट्रपति। इसी में बात कही गई लोकसभा की। लोकसभा की। इसी में बात कही गई राज्यसभा की। ठीक है, इसी में, इसी भाग के अंदर। अब आप सोचिए ये भाग कितना इंपॉर्टेंट है। इसी में बात कही गई आपके एमपी की। ठीक है, एमपी की बात कही गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमपी की। इसी में, इसी भाग के बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की। किसकी बात कही गई? सुप्रीम कोर्ट की। इसी में बात कही गई अटॉर्नी जनरल की। इसी में बात कही गई आपके कैग की, सीएजी। किसकी बात कही गई? कैग की। इतने लोग तो आपके इम्पोर्टेंट हैं। अब सोच लीजिए, क्या राष्ट्रपति आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्या उपराष्ट्रपति इंपॉर्टेंट नहीं? उपराष्ट्रपति भी बनाइए, बताइए कि अभी कौन चुने गए हैं। राष्ट्रपति भी अभी चुने गए, उनको बताइए आप लोग कमेंट करके। आपके प्रधानमंत्री की यहीं पर बात करी गई, इसी भाग में, संसद के इसी भाग में बात करी गई। लोकसभा की, राज्यसभा की, आपके एमपी की, आपके सुप्रीम कोर्ट की, अटॉर्नी जनरल की, आपकी कैग की। ठीक, सबकी बात यहाँ कही गई है। इतने से मात्र ये जितनी बात लिखी गई आपके सामने, जितने पॉइंट, अभी और भी लोग हैं, ऐसा नहीं बस इतने ही लोग हैं। ये मैंने आपको क्या बताया? इंपॉर्टेंट बताई बात। क्या बताई? इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने कि इतने लोग तो इसमें हैं ही। अगर ये लोग हैं तो आप सोचिए ये भाग कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये भाग इसलिए और इम्पॉर्टेंट है कि आने वाला जो भाग है, भाग 6 या भाग 6, उसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की जगह बस राज्यपाल हो जाएगा। आगे हम बताएंगे। इसलिए ये भाग देखना, सुनना, जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब हम अगला भाग 6 बताएंगे तो आपसे हम यही कहेंगे कि जैसे हमने राष्ट्रपति जी को बताया था, वैसे ही यहाँ पर राज्यपाल जी है। जैसे हम वहाँ पर उपराष्ट्रपति को बताए, यहाँ पर उपराज्यपाल है। जैसे हम प्रधानमंत्री को, पीएम को बता रहे हैं, यहाँ सीएम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उप प्रधानमंत्री भी लिख सकते हैं आप, उप प्रधानमंत्री भी। जैसे यहाँ पर मैंने संसद की बात कही तो यहाँ विधानमंडल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विधानमंडल की बात करेंगे। लोकसभा, राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ विधान परिषद और विधानसभा की बात करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर एमपी की बात होगी तो वहाँ पर एमएलए की बात होगी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो वहाँ पर हाई कोर्ट की बात होगी। यूपी में कैग होता, मतलब राज्य में कैग होता नहीं तो कैग की बात होगी ही नहीं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की जगह एडवोकेट जनरल हो जाएंगे, यहाँ पर भी बात की जाएगी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक उठ के आपके भाग 6 में चले जाते, किस में चले जाते, भाग 6 के अंतर्गत चले जाते। इसलिए भाग 5 आपको जो संविधान है, भाग 5 इतना इम्पोर्टेंट है कि यहीं से लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न अगर संविधान पूछी जा रही, अब तो हर संविधान में जीएस पूछी जाएगी तो संविधान पूछा ही जाएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आएगा ही, पॉलिटिकल साइंस आएगी ही आएगी, तो आपका ये पूछा ही जाएगा। राष्ट्रपति अक्सर पूछा जाता है, आपका लोकसभा राज्यसभा पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति सब पूछा जाता है। तो इसमें बात कहाँ से शुरू की गई, सबसे सर्वोच्च जो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी हैं वहीं से यहाँ के अनुच्छेदों की बात शुरू ही की जाती है, ठीक है। तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, भारत के राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रपति से हम लोग शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ तक कि भारत का राष्ट्रपति जो है, सबसे पहले आप लोग एक ट्रिक, वैसे ट्रिक से कुछ काम होता नहीं है, फिर भी लिख लीजिएगा, क्या पता कभी याद ही आ जाए, क्या पता होता ना कि कभी कभी याद ही आ जाए। पकानी पकानी कोका, पकानी कोका दुयो दशम, बस इतना। ये आपको बहुत छोटी ट्रिक लग रही है परंतु राष्ट्रपति जी इतने में ही है, ठीक है। पकानी 2 3 4 बार मेरे साथ आप पढ़िए, ये मैं भी ये ट्रिक कहीं से उठा कर लाई हूँ। पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, क्या ट्रिक है राष्ट्रपति जी की, पकानी कोका द्वियो या द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद आएगा, तो 52, फिर कौन सा आएगा तो 53, फिर कौन सा आएगा तो 54, फिर कौन सा आएगा तो 55, फिर कौन सा आएगा तो 56, फिर कौन सा। जैसे कि मैं आप सबसे बता रही थी कि इसकी ट्रिक है, मतलब छोटी सी ट्रिक से चीज़ें याद नहीं करनी है, बस आपको समझना है क्या है, पकानी कोका दुयो दशम। ये ट्रिक इसलिए काम आती है, ऐसे कोई काम की नहीं आती है, लेकिन इसलिए काम आ जाएगी जैसे आप पेपर हॉल में हैं और पेपर हॉल में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप वहाँ इसको लिख सकते हैं ना। अगर आप लिख लेंगे तो आपको सारे अनुच्छेद जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे पकानी कोका द्वियोदशम, इसको 3 4 बार पढ़ लीजिएगा, पकानी कोका द्वियोदशम, मेरे साथ ही आप पढ़िए, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, आपको मतलब दिमाग में चली जाएगी। जब आप रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम की 4 दिन 5 दिन 1 महीने पहले रिवीजन किया जाए तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। तो क्या है, पकानी कोका द्वियोदशम, तो पहला मतलब राष्ट्रपति का पद कितने में है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, ठीक है ना। फिर 53 में क्या है, तो 53 में कही गई कार्यपालिका, आप जान रहे संघ की कार्यपालिका, ठीक है। फिर 54 बात आती है, 54 में क्या है, निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। कोका का मतलब पहला कोका होता है जो आपका 55 है, ये होता है आपका कोटा पूरा करना, कितने उसको प्रस्तावक चाहिए, कितने उसको अनुमोदक चाहिए, ये इनका क्या है, कोटा है, ठीक है ना। और इसका क्या मतलब है, 56 का मतलब है कि कार्यकाल, कितना उनका कार्यकाल होगा, ठीक। 57 का मतलब है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने की प्रक्रिया। अब जैसे कोई राष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रपति बन गया, कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और उसके बाद राष्ट्रपति बन गया, तो 5 साल के लिए ही चुना जाएगा राष्ट्रपति। तो क्या हुआ, वो तो 40 साल में राष्ट्रपति बनकर 40 साल में मतलब उसका कार्यकाल खत्म हो गया, और बन कितने साल तक सकता है, तो 62 साल तक सकता है। तो क्या होगा, इसे दोबारा चुने जाने की प्रक्रिया, इसे दोबारा चुना जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति पद मैं अभी डिटेल बताऊंगी। योग्यता 57 में क्या है, इनकी योग्यताएं क्या होंगी, ठीक है ना। योग्यता, इनकी क्या योग्यता होगी, इनकी रीति, मतलब कहा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रपति पद की शर्तें होंगी, क्या होंगी, पद की शर्तें होंगी। इसमें सा में है शपथ, क्या है, 60 में है शपथ, यहाँ 59 लिख दिए, और 61 में क्या है इनका महाभियोग,
ठीक है, महाभियोग। तो एक सिंपल सी लाइन पर राष्ट्रपति के 10 के 10 अनुच्छेद हो जाते हैं। ये सिर्फ ट्रिक से कोई यूपीएससी यूपीपीसीएस क्लियर नहीं किया जाता, ना तो आरओ, लेकिन चीज़ें जैसे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखी जा सकती हैं, ताकि आने वाले समय में जैसे अब हम भूल जाएं कि योग्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत थी, अगर आप ये लाइन लिखेंगे तो मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड? 20 से 22 सेकंड नहीं लग पाएंगे और आप इसे आराम से लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है पकानी को कर दियो दसम। अगर आप इतनी ट्रिक याद कर लेते तो आपके लिए राष्ट्रपति के 10 अनुच्छेद, मान लीजिए आप उनकी व्याख्या नहीं करो लेकिन 10 अनुच्छेद के बारे में मोटा मोटा जान गए। क्या है? पद है, कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका है, निर्वाचन है, और क्या कहते हैं कोटा पूरा करना है, 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक है, कार्यकाल है, दोबारा चुने जाने की प्रक्रिया है, योग्यता उनकी क्या है, राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं, क्या कहते हैं शपथ है, ओथ, और फिर क्या है महाभियोग। ठीक है, सारी बात 10 के 10 अनुच्छेद, 10 हैं इनके अनुच्छेद, क्योंकि 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, कितने? 10 अनुच्छेद हैं आपके। उसके बाद जैसे वहाँ पर बात कही गई कि अनुच्छेद 52 से 151 तक भी कितने अनुच्छेद हो रहे थे? 100। तो मैंने ये बात आपको कही कि जब 395 में 100 अनुच्छेद सिर्फ एक भाग से जा रहे हैं, सिर्फ एक भाग से, तो आप इसे पढ़ लो। इसके पढ़ने से न जाने कितने अनुच्छेद आपके क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति कहाँ कहाँ काम आएगा ये भी थोड़ा थोड़ा यहाँ जान लेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, जैसे हम लोग पहले बता ही चुके हैं, तो आपकी संघ मतलब सेंटर, संघ का मतलब यूनियन, यूनियन में कौन कौन आएगा मैंने पहले ही बात कर रखी है आपकी। कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति आएगा, कार्यपालिका में राष्ट्रपति आएगा और उपराष्ट्रपति आएगा। फिर उसके बाद भारत का महान्यायवादी आता है, मतलब अटॉर्नी जनरल आता है आपका। फिर मैंने कहा कि संसद आती है, अब संसद के अंदर राज्यसभा भी आएगी, लोकसभा भी आएगी, ठीक है, राज्यसभा भी आएगी, लोकसभा भी आएगी। संसद के अधिकारी जैसे राज्यसभा का उपसभापति, सभापति, ये सब आपके कहाँ पर आएंगे? संघ में ही आएंगे, यहीं पर आएंगे आपके भाग 5 में, संघ में, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। फिर उसके बाद आती है कि विधायी शक्तियाँ आ जाती हैं। अब विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो जैसे संघ की न्यायपालिका आएगी, जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट आएगी, यहाँ पर क्या आएगी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति करेगा, नियुक्ति आयोग होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी बातें आएंगी आपकी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज क्या? आज हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रपति। अब अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति शुरू है, तो शुरू करते हैं हम लोग राष्ट्रपति। इस ट्रिक को हम लोग मिटा देते हैं और शुरू करते हैं राष्ट्रपति। ये ट्रिक लेकिन दिमाग में जरूर रखना, बस इससे और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पेपर हाल में बहुत सी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपका आता है क्या? राष्ट्रपति। जो चीज़ इनकी जहाँ बताई गई वहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 52 में कही गई है बात, आर्टिकल 52 में कही गई है बात, क्या कही गई? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बोली गई है कि भारत का राष्ट्रपति तो है ही, लेकिन कहा गया होगा। बात को यहाँ पर समझिए, कहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। ये नहीं कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर ये नहीं होगा तो बड़ा खतरा भी रहेगा। कैसे? जैसे राष्ट्रपति अपना पद त्यागता है या किसी कारण उनका पद खाली है, तो उसे हर हाल में 6 माह में भरे जाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है कि होगा, मतलब होना अनिवार्य है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में तो इनकी बात यही कही गई। अब आप बताएंगे कि अभी वर्तमान में भारत की कौन राष्ट्रपति हैं और किस नंबर के हैं? वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और किस क्रम की हैं, किस क्रम की हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके होमवर्क हैं, आप इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। होमवर्क का मतलब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखें। अब बात आती है उनकी 53 के, आर्टिकल 53।
आर्टिकल 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका, मतलब यह आप लिख लीजिए, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की बात कही गई। अब कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे कोई भी काम होगा, A to Z कोई भी काम होगा संघ का, तो वहाँ पर किसके हस्ताक्षर होना चाहिए या किसके मुहर होने चाहिए? राष्ट्रपति के मुहर होने चाहिए। लेकिन संघ कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका का जो शक्ति होता है, तो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है और औपचारिक शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक शक्ति कार्यपालिका की, वास्तविक शक्ति आपकी किसकी होती है? तो आप लिखेंगे PM। और औपचारिक शक्ति, औपचारिक शक्ति आपकी किसके पास होती है? तो आप लिखेंगे P, प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के पास होती है। मतलब अब मैंने कहा संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आएगा आप जान रहे हैं कि मतलब PM अकेले तो नहीं आएंगे, लेकिन अब जैसे गृह मंत्री कौन है? आपके अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह जी हैं। तो उन्होंने क्या लाया? बिल लाया। कौन सा? 370 को उन्होंने खत्म किया। क्या किया? 370 को उन्होंने क्या किया? खत्म कर दिया। ठीक है। अब 370 तब तक खत्म नहीं मानी जाएगी, सब कुछ वो किए, संसद पर वो लाए, सब कुछ कौन किया? अमित शाह जी किए। कौन किए? अमित शाह जी किए। ठीक, अमित शाह जी बिल लाए, ये लाए, सब कुछ किए, इसकी पूरी प्रक्रिया, और 370 को हटा भी दिए। मतलब उन्होंने कहा बिल पास हो गया, 370 खत्म। लेकिन खत्म तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसमें राष्ट्रपति जी की मोहर नहीं लगेगी, तब तक उससे खत्म माना ही नहीं जाएगा। जब अंतिम निर्णय राष्ट्रपति जी को दिया जाता है, जब वो उस पर मोहर लगा देते, बस इतना ही काम है राष्ट्रपति जी का। ठीक है, क्या काम है? इतना ही काम है, उसमें मोहर लगाना। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक औपचारिक पद है, औपचारिक मात्र है यहाँ पर, कि आप राष्ट्रपति हैं, आप भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं, तो कहा जाता है कि आप बस मोहर लगा दीजिए, बाकी काम हम सब कर लेंगे। तो कहा गया, अब आप सुनिए, राष्ट्रपति के बारे में पहले एक लाइन देख लीजिए। कहा जाता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन औपचारिक वास्तविक शक्ति आपके PM के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है, गरिमा और प्रतिष्ठा वाला है। आप जानिए कितना प्रतिष्ठा वाला है। एक हादसा बताते हैं आपके साथ, आप सबके लिए। जो आपके APJ अब्दुल कलाम थे, APJ अब्दुल कलाम जी थे, जो आपके APJ अब्दुल कलाम, इनका अगर कोई नाम लेता है या कुछ भी है अभी, तो बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग इनको मतलब अपनी आंखों से देखें, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या कर रहे थे? इतना प्रतिष्ठान की, तो ये क्या कर रहे थे? इनको तो पता भी नहीं था कि हम मिसाइल मैन हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हम भारत के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इनके पास फ़ोन आया अटल जी का। किसका फ़ोन आया? प्रधानमंत्री कौन थे आपके? अटल जी थे उतने समय। ठीक है, तो अटल जी इनको फ़ोन किए। क्या किए? फ़ोन किए। तो ये क्या थे? क्लास में थे, मतलब पढ़ाने का उनका शौक़ था बहुत ज़्यादा, तो वो हमेशा पढ़ाते रहते थे बच्चों को। ठीक, तो ये क्लास में थे। उसके बाद इनके पास जब इन्होंने फ़ोन किया, क्या किया? फ़ोन किया, और फ़ोन गया तो इन्होंने कहा कि अभी मैं क्लास में हूँ, आप 10 मिनट बाद मैं आपसे संपर्क करता हूँ, या आप 10 मिनट बाद हमसे संपर्क करिए। ठीक है, तो आप ये सोचिएगा कि कितने महान ये PM होंगे। कोई PM आपके पास कॉल करे, आप इस तरह बोलें कि 10 मिनट बाद हम आपसे बात करेंगे, तो ये राष्ट्र के, मतलब आपके भारत के PM हैं। एक पद ही इतना बड़ा होता है कि उनके हाथों पर सब कुछ होता है। तो उन्होंने मतलब ठीक है कहा, ठीक है, आप जब 10 मिनट बाद खाली होइएगा तब आप कॉल मुझे करिएगा। तो इन्होंने इनसे, राष्ट्रपति से कहा कि मतलब ये 10 मिनट बाद बैक कॉल किए, किसके पास? PM के पास। तब इन्होंने बताया कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी, भारत का प्रधानमंत्री, तो अब किसी मोहताज, मतलब ये भी कि मोहताज के तो थे नहीं कि इनको परिचय देना पड़े, और ये भी थे क्योंकि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। तो इन्होंने कहा हाँ बताइए। तो जब ऐसे वार्ता हुई तो इन्होंने कहा अटल जी ने कि आप अगले देश के राष्ट्रपति होने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि मतलब ये समरी जो है, अब हम तो थे नहीं तो हम बता रहे हैं कि हम वहाँ पर फ़ोन में थे, कि हम सुन रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बताया जाता है ऐसा कि
अटल जी ने इनके पास कॉल किया था और इन्होंने कहा कि आज तक कभी हमने कोई और चुनाव लड़ा ही नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं, तो ना तो मैं लोकसभा जाकर वोट मांग सकता हूँ और ना ही मैं राज्यसभा पर जाकर वोट मांग सकता हूँ और ना ही मैं राज्य की विधानसभाओं पर जाकर वोट मांग सकता हूँ। मुझे मांगने की आदत नहीं है कि हम जाकर मांगे। हम काम करके आते हैं, मतलब हमें अपना जीविकोपार्जन करना बहुत अच्छे से आता है। मैंने जब मुझे मुसीबत थी तो मैंने न्यूज़पेपर बेच लिया था, लेकिन मैं किसी के सामने झुका नहीं। तो अटल जी ने क्या कहा कि आपको कहीं कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए कितना सुनहरा ये मौका रहा होगा कि प्रधानमंत्री देश के ऐसे और राष्ट्रपति देश के ऐसे, मतलब समस्या कहीं आने वाली थी ही नहीं, समस्या एकदम गैप सी थी। क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि आपस में बात कर रहे हैं कि आपको कहीं, जैसे आप हमारे विषय में थोड़ा बहुत जान रहे हैं तो आपको लगेगा ना कि इन्हें मांगने की आदत नहीं है। तो उन्होंने पहले कहा कि आप पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना आप लोकसभा में जाकर वोट मांगिएगा, ना आपको राज्यसभा में जाना पड़ेगा, सिर्फ आप खड़े हो जाइए, आप बाकी सब हम संभालेंगे। ठीक। तो ये काफ़ी मिन्नतों के बाद हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी माने कि चलिए ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक, भारत के क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो ये पद कितना मतलब जैसे इसमें लिखा गया है कि सर्वोच्च तो है ही, भारत का सर्वोच्च पद तो है, गरिमा और प्रतिष्ठा वाला है। एक नाम से, आप नाम सुनिए कि आप अगर कभी राष्ट्रपति बन पाए तो आपको कैसा लगेगा? मतलब अच्छा फील होता है अंदर से कि हाँ, हम भारत के राष्ट्रपति, एक देश के राष्ट्रपति की बात होती है। ठीक है। फिर कहा जाता है कि अनुच्छेद 52 में 52 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होगा, मतलब देश का अध्यक्ष होगा। यद्यपि राष्ट्रपति का यह नामकरण अमेरिका के संविधान के समान है। जो नामकरण है राष्ट्रपति, ये कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से। लेकिन आगे सुनिए, पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति के अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है। ये केवल नाम कहाँ से लिया गया? आपका राष्ट्रपति यूएसए से लिया गया है। आगे सुनिए, यूएसए से मतलब अमेरिका के अमेरिकी संविधान के समान है, लेकिन उसके कार्य व शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। अब क्यों नहीं है? अमेरिका का राष्ट्रपति देखिए इतना पावरफुल कि प्रधानमंत्री उनके सामने, अब राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति वो भी अमेरिका के ना बहुत पावरफुल होते हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर पूछा जाए तो कहाँ आप बता सकते हैं कि यूएसए के राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? यूएसए के राष्ट्रपति जी होते हैं आपके। ठीक है। लेकिन अपने यहाँ तो ऐसी बात कही नहीं गई, इसीलिए राष्ट्रपति नाम तो आपका अमेरिका से लिया गया, परंतु ये अमेरिका की जैसे कार्य नहीं करते, कार्य के समान नहीं है। तो क्या है? भारत में ब्रिटेन जैसे, भारत में तो आप अगर इनके कार्य का मतलब कैसे राष्ट्रपति हैं तो कहाँ के बता सकते हैं? ब्रिटेन के। इनका जो कार्यकाल होता है वो कैसा है? क्योंकि इनका कार्यकाल औपचारिक, इनके पास कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ ये किस लिए? स्टंप लगाने के लिए, अपनी मोहर लगाने के लिए, अंतिम मोहर बस इन्हीं की होगी और कोई काम नहीं कि ये कुछ करेंगे। ठीक है ना। तो कहा गया है कि ब्रिटेन जैसी जो संसद होती है ना, संसदात्मक, ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था के अपनाने के कारण कार्यपालिका का एक वैधानिक और एक वास्तविक प्रधान होता है। एक वैधानिक और एक वास्तविक प्रधान होता है। भारत संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक प्रधान कौन होता है आपका? मैंने बता दिया कौन होते हैं। आप या तो संसद आप कह सकते हैं या फिर भारत के प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी है। कैसी? ब्रिटिश सम्राट जैसी है। ठीक है। क्योंकि वहाँ ब्रिटिश सम्राट जैसी क्यों है? क्योंकि वहाँ पर शासन कौन करता था? रानी करती थी, तो सम्राट जैसी है। इस प्रकार भारत में एक साथ एक संसदीय लोकतंत्र तथा गणराज्य व्यवस्था स्थापित होती है। ठीक, इतनी बात आप परेशान हो ना कि अरे आप तो लिखा ही नहीं रहे, इसीलिए मैंने आपको नोट्स देना शुरू किया है। आपको पीडीएफ समय पर मिल जाएगी, कल की नहीं मिल पाई थी, उसके लिए भागते मैंने उसे अटेंडम पढ़ाया था, क्योंकि आप सबको पता है क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी इसी कारण। और आज भी वही हादसा मेरे साथ हो गया। मैं रात में क्लास तो बनाई पर क्लास ही नहीं हो पाई। कई दिन से ऐसे हादसे हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 54 की। आर्टिकल 54 में अगर आप वहां देखे होंगे कि पकानी मतलब पा से पद हो गया, का से कार्यपालिका हो गई, और नी से क्या आया आपका? आर्टिकल 54 क्या आया आपका? तो यहाँ पर आ गया निर्वाचन।
अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो निर्वाचन कौन कौन, सबसे पहले ये तो निर्वाचन आयोग के माध्यम से होता है, निर्वाचन आयोग इसमें रहेगा। और फिर निर्वाचक मंडल एक होता है, निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचन आयोग की बात तो हम वही करेंगे अनुच्छेद 324 जब निर्वाचन आयोग पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बस इतना जान लीजिए कि निर्वाचन कराने की यहाँ पर प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। अब निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति जी को कौन कौन वोट देगा। क्या हम आप वोट देते हैं क्या राष्ट्रपति जी को? नहीं देते हैं। तो एक प्रक्रिया और क्या, अप्रत्यक्ष होते हैं। क्या होती है? अप्रत्यक्ष। ना तो हम राष्ट्रपति जी को वोट देते, ना आप देते हैं। अब देता कौन है तब राष्ट्रपति जी को वोट? जैसे हम किसको चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? सांसद को। मैं ऐसे सांसद जी का नाम बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन। जैसे अगर आपसे पूछा जाए वाराणसी के सांसद कौन है तो आप क्या बताएंगे? मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी हैं। अब रील मत बना लीजिए कि मोदी जी, तो कौन है आपके पीएम? मोदी जी हैं, ठीक है। तो इनको कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं सांसद को। और पीएम मोदी को भी हम डायरेक्ट नहीं, मतलब पीएम को भी डायरेक्ट नहीं चुना जाता है। उसकी प्रक्रिया जब यहाँ आएगी तब वहाँ बताएंगे, क्योंकि इनका क्या किया जाता है? इनका चयन किया जाता है। इनकी नियुक्ति भी नहीं होती है, इनका चयन किया, इनका निर्वाचन भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी की क्या होती है? चयन किया, प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। चलिए ये आगे क्या मुद्दा है, तो जहाँ जो चीज़ बतानी चाहिए वहाँ हम आपको बता दें। तो सांसद, तो सांसद कौन चुनता है? हम आप चुनते हैं, ठीक है। अब सांसद जाके, अब हम आप तो इनको पसंद कर लिए, मान लीजिए बीजेपी है तो बीजेपी को हमने पसंद किया कि हाँ ठीक है, तो इन्हें पता है ना, अब जिनके ज़्यादा सांसद होंगे बीजेपी के होंगे, तो राष्ट्रपति जी किनके होंगे? बीजेपी के होंगे। जाहिर सी बात है कि वो फिर किसको पसंद करेंगे? बीजेपी को ही, जिसकी जो सरकार, मैं ना तो किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ ना किसी के पक्ष में, ठीक है, तो बीजेपी के होंगे। तो जैसे आप सांसद, हम लोग सांसद डायरेक्ट चुनते हैं, परंतु राष्ट्रपति को हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, राष्ट्रपति जी को अप्रत्यक्ष चुनते हैं, मतलब इनडायरेक्ट। क्या करते हैं? इनडायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है, चलिए हम लोग इनको चुन लिए, अब आएगी बात कि कैसे चुना जाता है। तो आप जैसे मोटा मोटा लिखेंगे संसद। अब संसद में कौन कौन होता है? तो आपकी एक होती है राज्यसभा, एक होती है आपकी लोकसभा। फिर आते हैं राज्य की विधानमंडल, राज्यों की विधानमंडल। राज्यों की विधानमंडल में क्या आएगा? तो आपका आएगा एक तरफ विधानसभा और दूसरी तरफ आएगा विधान परिषद। राज्यों की कर लीजिए, ठीक है, राज्यों की विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पर बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है, अब इसमें संसद किससे मिलकर बनती है? पहला प्रश्न, तो आपके राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हम उसको भी आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जब संसद आएगा। तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा, तो यहाँ पर क्या होता है? 12 सदस्य जो आपके होते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जी देखे, अगर आप खेल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ से उठा लाए। जैसे सचिन तेंदुलकर जी अभी मतलब संसद में थे, जैसे आपकी रेखा जी थी, जैसे जावेद अख्तर जी थे। तो इन्होंने क्या किया? 12 सदस्यों को मनोनीत, मतलब अपने मन से चुना, मनोनीत अपने मन से ये चुनकर लाए, ठीक है। और लोकसभा में दो 12 नहीं, 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं, कौन? राष्ट्रपति जी। तो अगर पूछा जाए कुल संसद में कितने सदस्य ऐसे हैं जो भारत के राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते, तो आप बताएंगे 14 सदस्य। कितने? 14 सदस्य, ठीक है। और कुल कितने ऐसे सदस्य हैं संसद में जो मनोनीत किए जाते हैं? कुल की बात हो तो भी 14 ही लगाना। अब आई बात कि एंग्लो इंडियन के, अब कुछ लोग एंग्लो इंडियन नहीं जान रहे होंगे, तो यहाँ पर जैसे पुर्तगाल, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, फिर कौन आए? आपके डच आए। तो इस तरह पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, सब आए। तो जब अंग्रेज, तो ये सब कहाँ के? यूरोप के हैं। तो कहा जाता है यूरोप, मान लीजिए ये यूरोप है और ये आपका इंडिया है। इंडिया वाले में आप जी लिख लीजिए और इसमें वाई लिख लीजिए, मतलब यहाँ पर बी से बॉय और जी से गर्ल है। तो जैसे आपके अंग्रेज जो आए, जो फिरंगी जिनको बोला जाता है, या 1957 से पहले जितने लोग यहाँ आए
और फिर क्या किए, इंडियन गर्ल लड़कियों से शादी किए, इंडियन लड़कियों से शादी किए। और लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1947 को, तो ये लोग अपना अपना रास्ता देखे और भाग गए, क्योंकि अब देश आज़ाद, तो ये लोग अपना अपना रास्ता देखे और चले गए यहाँ से। अब चले गए तो अब ऐसा तो है नहीं, अपनी बीवी को और अपने बच्चे को यहीं छोड़कर चले गए। तो इनसे उत्पन्न संतान, मतलब इनसे उत्पन्न संतान जो होगी, इनसे उत्पन्न संतान जो होगी उनको क्या कहा गया, एंग्लो इंडियन कहा गया, सिर्फ यूरोपियों से। ठीक है, अगर अमेरिका से पूछा जाएगा तो अमेरिका वाला बिल्कुल नहीं होगा एंग्लो इंडियन से, सिर्फ जो यूरोप से आए थे, मतलब पुर्तगाल, डच, क्योंकि ये सब कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, तो वहां पर इनसे उत्पन्न संतान, जो इनसे उत्पन्न संतान थी, उनको क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एकदम साधारण भाषा में आप आज समझ लीजिए एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है, ये बात थी। अब ये लोग तो देश आज़ाद हुआ तो यहाँ तो कोई काम था नहीं, इनको पता था कि ये क्या करेंगे, यहाँ मार खाएंगे, कूट खाएंगे, क्योंकि ये इतना अत्याचार भारत के ऊपर किए, इस वजह से ये लोग पहले ही निकल गए। क्या किए, निकल गए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी को कौन कौन निर्वाचन करेगा, कौन कौन निर्वाचित करेगा। तो सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब ये जो 2 सदस्य होंगे, ये बिल्कुल वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे, अब जो राष्ट्रपति इनको चुन कर लाएगा तो ये उनके खिलाफ तो जाकर वोट देंगे नहीं। जो 12 सदस्य हैं, वो जो राष्ट्रपति इनको मनोनीत करके लाए, उनके खिलाफ तो जाकर वोट देंगे नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रपति इनको यहाँ पर लाए, तो इसलिए इनको हटा दिया जाता, संविधान कहता है, नहीं तो इस तरह पक्षपात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति, आप पी लिख लीजिए, पी के अंतर्गत कौन कौन वोट देगा, तो इधर लिख लोकसभा, राज्यसभा, फिर आपका विधानसभा। कौन नहीं देगा, तो विधान परिषद, आपके 12 सदस्य, आपके 2 सदस्य। अब विधान परिषद यहाँ पर वोट क्यों नहीं देती है, विधान परिषद इसलिए वोट नहीं देती, अभी वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों पर है, तो 6 राज्यों पर है अभी वर्तमान में। तो अगर ये 6 राज्य वोट देंगे भारत के राष्ट्रपति जी को, तो 22 राज्य बच रहे हैं, क्योंकि 28 स्टेट है, राज्य है, तो 22 जो बच रहे हैं ये भी तो कहेंगे तब फिर हमें भी मौका दिया जाए, तो इसलिए इनको भी हटा दिया जाता है कि आप जब 28 सब हो जाएंगे उस दिन से ये लोग भी वोट देने लगेंगे, क्योंकि फिर इस तरह पक्षपात हो जाएगा। भाई 6 राज्यों पर है, तो 6 राज्यों के जो सदस्य होंगे वो तो अपने हिसाब से चुन लेंगे, लेकिन 22 इसलिए इनको नहीं रखा गया, 22 राज्य नहीं चुन पाएंगे। तो आप याद कैसे करेंगे, 3 वोट दे सकते हैं और 3 वोट नहीं दे सकते हैं। मैंने ये भी बता दिया कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा। तो ये बात हुई आपकी अनुच्छेद 54 की। अभी इतना नहीं, अनुच्छेद 54 बहुत लंबा है आपका, आज तो खत्म होने वाले इससे, हाँ, तो थोड़ा सा और समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। फिर आया, इसी में आता है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, तो इसको दो मतलब भाग कर लीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अनुपातिक प्रणाली को अलग और एकल संक्रमणीय को अलग। तो पहले समझेंगे हम लोग अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, क्या समझेंगे, अनुपातिक प्रणाली। अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है प्रेफरेंस देना। प्रेफरेंस कैसे आप देंगे किसी को, मान लीजिए ये क्या है, अभी मैं बताती हूँ ये क्या है। आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप एक लड़की हैं और आप सरकारी नौकरी कर रही हैं, तो आपके सामने आप एक लड़की हैं या लड़का है, अपने जो आप देख रहे हैं, आप लड़की हैं तो लड़की के हिसाब से सोचेंगे, लड़का है तो लड़का के हिसाब से सोचेंगे। तो ये जो है, ये क्या है, ये फोटो है, किसके लिए, आपके लिए। यहाँ पर ए लिख लीजिए, आपके लिए ये फोटो है, मतलब आपकी शादी होनी और आप सरकारी जॉब करते, तो आपके पास इतने प्रेफरेंस आएंगे। जैसे मान लीजिएगा आप अभी कोई रिजल्ट निकले और आप उसमें क्लियर कर जाए, तो आपके पास, आपके घर में, आपके मम्मी पापा के पास या आपके घर में इतने ज़्यादा रिश्ते आएंगे कि उन्हें चुनने में बहुत समस्या होगी। तो आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस दें। फिर आपके सामने ये सारी फोटो रखी जाएंगी, आपसे पूछा जाए कि बेटा आप बताओ कि इनमें से आप किसे पसंद करें, या बेटी आप बताओ इनमें से आपको कौन पसंद है। तो क्या करेंगे आप, कैसे पसंद नापसंद हटाएंगे यहाँ से, तो आप करेंगे कि सबसे अच्छा जो होगा उसको 1 नंबर पे रखेंगे, जो आपको पसंद आ रहा होगा तो उसको क्या करेंगे, 1 नंबर पे रख देंगे। तो मम्मी, मतलब घर की जो मम्मियाँ होती है वो कहेंगी सिर्फ मतलब यही बार पसंद है इतने लोगों में से, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये दूसरा भी पसंद है परंतु ये ज़्यादा पसंद है। फिर मम्मी कहेंगी और देख लो,
तब आगे बात बढ़ाई जाएगी। तो आप कहोगे कि हाँ ये भी ठीक है लेकिन इससे थोड़ा कम ठीक है ना। तो आप इस तरह क्या करते हैं, यहाँ पर चुनते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कैसे प्रधानमंत्री जी को चुना जाता है। तो मान लीजिए A B C ये आपके क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद के लिए सदस्य खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमसे कहा जाए कि आप यहाँ पर किससे सबसे ज़्यादा, अब हम गए, हमने B को 1 दे दिया, तो निर्वाचन आयोग पकड़ कर लाएगा इधर आओ इधर आओ, यहाँ पर बस 1 वोट देके आपको चले, आपको सबको चुनना पड़ेगा। जैसे हम लोग नॉर्मल वोट देके चले आते ना, गए और 1 दिए और चले गए, तो यहाँ कहेंगे कि आपको हर एक वोट देना पड़ेगा। पहले नंबर पे तो आप इनको रख दिए, अगर ये नहीं बन पाए तो किसे आप चाहेंगे। तो इन्होंने कहा चलिए तो इनको दे देते हैं, इन्होंने कहा दूसरा नंबर हम इनको देंगे। अगर फिर निर्वाचन आयोग आपसे कहेगा या निर्वाचन मंडल कहेगा अगर ये नहीं बन पाएंगे तब भी आपको वोट देना। आप जितने सदस्य खड़े हैं उनको वोट देना पड़ेगा, किससे, वरीयता क्रम से, 1 से लेकर जितने सदस्य खड़े होंगे तो 3 नंबर हम इनको देंगे। भाई अब 2 तो हो ही गए, तो तीसरा, तो सबसे पहली पसंद पहले व्यक्ति की क्या हुई, बी हुई, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं चुने गए, लेकिन अब दूसरा व्यक्ति आया तो उन्होंने कहा हम इनको 2 देते हैं, इनको 1 देते हैं और इनको 3 देते हैं, ठीक। अब तीसरे व्यक्ति जब आए तो उन्होंने कहा हम इनको 1 देते हैं, इनको 2 देते हैं और इनको 3 देते हैं, ठीक है। अब चौथे व्यक्ति जब आए तो उन्होंने कहा हमारी पसंद ये है, हम इनको सबसे पहला वोट देते हैं, फिर हम इनको देते हैं और फिर हम इनको देते हैं, ठीक। अब चलिए, अब ना हम निर्वाचन आयोग हैं और ना आप निर्वाचन मंडल हैं, तो इतने से ही बात को समझ लेते हैं, ठीक है। अब कैसे, प्रथम गणना, जब प्रथम गणना होती है, तो प्रथम गणना से कैसे मान लिया जाता है कि यही राष्ट्रपति होंगे। तो जैसे अब यहाँ पर प्रथम मतलब 1 कितनी बार आया, 1 सिर्फ 1 बार आया है। यहाँ पर 1 कितनी बार आया है, तो यहाँ पर 1 2 बार आ चुका है। यहाँ पर भी 1 कितनी बार आया है, तो सिर्फ 1 बार आया है, ठीक है, सिर्फ 1 बार आया है। ऐसा करिए इनको, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर 3 कर दीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक। अब 2 बार आया तो ये तो क्या हुए, ये तो फेंका गए, फेंकाने का मतलब ये बाहर हो गए इनके पास, क्योंकि इन्हें एक ही व्यक्ति ने चुना है। पूरे वोटिंग में इनको नंबर 1 पर सिर्फ 1 व्यक्ति चुने हैं और इन लोगों के पास क्या है, 2-2 है, इन लोगों के पास 2-2 है, तो ये भी अभी राष्ट्रपति नहीं बने। अब क्या किया जाएगा, एकल संक्रमणी जो लिखा है इसको इसलिए मतलब मैंने यहाँ पर ऐसे चेंज कि यहीं पर आपको समझा दें। तो एकल संक्रमणी पद्धति का मतलब होता है कि एक को, जैसे पहले को, एकल को, जो प्रथम श्रेणी की वोट होती है उसमें कितने ऐसे मतलब जिनको इनको कितने वोट मिले हैं, जितने वोट इनको मिले होंगे वो सारे वोट उठाकर इन दोनों में आधे आधे बांट दिए जाएंगे, ठीक है, आधे आधे बांट दिए। अब यहाँ पर ना तो ये राष्ट्रपति बन पाए ना तो ये राष्ट्रपति बन पाए, तो अब क्या होगा, सेकेंड नंबर की गणना होगी। क्या होगी, सेकेंड नंबर की गणना होगी। अब सेकेंड नंबर पे आगे कौन चलेगा, तो इनमें कितना है, इनमें 2 है और इनमें कितना है, 1 है और इनमें कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब 2 नंबर पे अगर राष्ट्रपति चुनना हो तो फिर ये आ जाएंगे 2 नंबर के, ठीक है। तो इस तरह इसकी गणना होती है। 2 नंबर पे अगर चुना जाएगा कि दूसरे, अभी तक भारत में सिर्फ एक ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी हैं, कहा गया एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए दूसरे चरण की मतगणना हुई थी, जिसके लिए दूसरे चरण की मतगणना हुई थी। वरना तो पहले ही चरण में राष्ट्रपति क्लियर हो जाते हैं, दूसरे चरण तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बस मैं इसलिए बता रही थी, यहाँ पर जितने व्यक्ति होंगे उतनी गणनाएं हो सकती हैं। अगर यहाँ पर डी भी होते हैं मतलब 4 भी होते हैं, ई भी होती तो 5 होते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 प्रकार की गणना हो सकती थी, क्योंकि 5 व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से इनको चुना है, तो 5 गणनाएं होंगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके लिए दूसरे चरण की गणना करनी पड़ी थी या हुई थी, तो ये होती है आपकी अनुपातिक पद्धति, ठीक है। फिर अभी कुछ लोगों के सवाल आ जाएंगे कि ठीक है मैं समझ गया कि ऐसे ऐसे चुना जाता है, परंतु आप ये बताएं कि राष्ट्रपति जी को कभी कभी 6 लाख वोट भी मिलते हैं, कितने, 6 लाख, कभी 7 लाख, कभी 8 लाख, ये कहाँ से हो जाता है, इतने तो सदस्य भी नहीं हैं, न तो इतने आपके सांसद हैं,
तो ये कहते तो इसके लिए अगली क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि लंबा प्रोसेस है। तो कैसे होते हैं, क्योंकि मान लीजिएगा 250 वहाँ मोटा मोटा और 550 लोकसभा में, तो कितने होते हैं आपके 800 ही होते हैं। मान लो 2 4 5 ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 सदस्य और 12 सदस्य भी हैं, वो भी वोट नहीं देते हैं। आपके क्या कहते हैं विधानसभा के, विधान परिषद के भी वोट नहीं देते हैं। तो सुनिए, तो हम इसको अगली क्लास में आपको बताएंगे, क्योंकि 8 बजने वाला है और वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो हम रिकॉर्ड ही कर रहे हैं। तो क्या है, एकल संक्रमणी पद्धति अनुपातिक प्रणाली आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसे प्रेफरेंस दिया जाता है। और जो एकल होती, जो एक नंबर पे बाहर हो जाता है, एक नंबर पे जो बाहर फेंका जाता है, उसको क्या कि उसके वोट को दूसरे तीसरे नंबर वाले को बांट दिया जाता है, आधा आधा जो भी होगा। अगर सी बाहर फेंका गया है तो उसके वोट को ए और बी में बांट दिया जाएगा, जितने वोट वो पाया है लास्ट तक। तो इससे क्या होता है, पूर्ण बहुमत बन जाता है। अगर कोई मान लीजिए पूर्ण बहुमत नहीं बन रहा तो इससे क्या होता है, जीत जाते हैं वो लोग बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरह फिर इसमें मैंने बताया कि ये कैसे जनसंख्या इतनी मतलब वोट हो जाती है। तो इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करते हैं। कुछ और चीज़ें हैं, अभी आप जान रहे हैं क्या बताया रोज, तो और चीज़ें तो उनको भी हम यही डिटेल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते रहिए साथ साथ में। और मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को शुभ प्रभात। आज शुभ रात्रि नहीं, सुप्रभात। तो आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।